अस्सलाम वालेकुम, किधर हैं स्टूडेंट्स? वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी देर हो गई, स्टूडेंट्स किधर हैं? पता नहीं मैम। हम 5 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों का।
दूसरी मेरे नाम वाली लड़की कौन आ रही है? सहसान। आप ही हैं एक तो। आपका आपने 2 दफा दो ज्वाइन बार फोन किया किया है ना? मैंने शायद। आपने 2 दफा ज्वाइन किया है ना? जी मैम, और टेम्परेरी दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, एक बात ही होगा। जी। जी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। बहुत देर हो गई है। अब जिसको आना होगा वो आएंगे और जिनको नहीं आना होगा वो नहीं आए अभी तक। ठीक है। अटेंडेंस लगा दें अपने, साथ साथ लगाते चले। हम कल पढ़ रहे थे, हमारा डिस्कशन हो रहा था मौर्य सल्तनत के बारे में। हम अभी जो हम पहुँचे हैं वो मौर्य सल्तनत के कितने रूलर्स को देख चुके हैं हम? 3 रूलर्स को देख चुके हैं। मौर्य सल्तनत में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और हमें जो है वो जिनके बारे में पढ़ने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो जो हैं वो 3 रूलर्स हैं, 3 राजा हैं। यहाँ पे बादशाह नहीं होते, यहाँ पे राजा होते हैं। तो 3 बादशाह हैं जो कि इस सल्तनत को जिन्होंने संभाला है। ठीक है। एक हो गए थे चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने इस सल्तनत की बुनियाद रखी। दूसरे हो गए बिंदुसारा, उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं मिलता लेकिन हमें पता चलता है कि वो एक वॉरियर थे और ताकतवर थे, और जो है उनका टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो उनके बेटे का टाइम पीरियड शुरू होता है। उन्हीं की तरह हम देखते हैं अशोक को। अशोक को देखते हैं, अशोक द ग्रेट को देखते हैं, जो कि अपने दादा और फादर की ही तरीके से हैं, और जो है अब काफ़ी अपना रोब जो है इन्होंने अपने हुकूमत में रखा है, और जो है अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए अपने अवाम में बहुत मशहूर हैं और अवाम इनकी बातों को मानते हैं। शुरुआत में तो ये जो है हिंदू मज़हब की तरफ से थे और हिंदू मज़हब
को जो है वो मानते थे और उसी को उसकी पैरोकारी करते थे। लेकिन जिस वक्त कलिंग की वॉर हुई है, कलिंग की वॉर में हमें मालूम होता है कि बहुत सारी जो हैं वो लोगों को मारा गया है, बहुत बेदर्दी से लोगों को मारा गया, उनके पूरे पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से अशोक ने जब देखा, इसकी तबाहकारियाँ देखी, तो अशोक ने अपना माइंड तब्दील कर दिया और अब अशोक वो अशोका नहीं रहा जिसकी तलवार हमेशा खून की प्यासी रहती थी और वो जो है वो आवाम को लोगों को अपनी ज़ोर, अपनी ताकत के बलबूते पे जो है वो अपनी टेरिटोरीज में जम कर लेता था। अब वो अशोक बन गया है, अशोक ने अपने आप को पूरा चेंज कर दिया है। अब वो अशोक बन गया है जो कि हर चीज़ को प्यार से, दलाइल से, और जिसके लिए इंसानी ज़िंदगी की बहुत अहमियत है। जैसे कि पहले अशोक की इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं थी, वो इंसानों को उसकी उसकी ताकत थी, वो इंसानों को कोई जो है वो अहमियत नहीं देता था और जो है अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाता था। तो अब वो अशोक चेंज हो गया है और वो अब जो है वो इंसानों को अहमियत भी दे रहा है और जो है अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रहा है, लोगों में प्यार मोहब्बत के ज़रिए मशहूर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कलिंग की वॉर के बाद धमा पॉलिसी जो है अशोक की, नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है और नई पॉलिसी जो है अशोक की धमा पॉलिसी कहलाती है। और जो है यहाँ पे धमा जो है क्या है, इसकी धमा पॉलिसी क्या है, बेसिकली ये है एपिक्स का काम है, ये सारा इंस्क्रिप्शंस का काम है, जो कि मैंने पिलर्स के बारे में कल बात की थी। तो ये जो धमा पॉलिसी है ये वो पिलर्स के अराउंड घूमती है सारी। और इनको क्यों यूज़ किया गया, अगर आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के उससे आपको जो है वो समझाने की कोशिश की है। द वर्ड धमा इज a प्राकृत वर्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड धर्मा। धमा पॉलिसी, धमा का जो नाम निकला है धमा, वो बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जो कि प्राकृत ज़बान में निकला है और जो है उसको जो है वो धर्मा, धर्मा का वर्ड है और धर्मा का वर्ड कन्वर्ट होके जो है यहाँ पे धमा कहलाया है, जो कि अशोक की जो है इंस्क्रिप्शंस की पॉलिसीज है। अच्छा, ये टोटली मजहबी नहीं था, इसमें जो है वो लोगों को ड्यूटीज़ बताई जा रही थी, फिर लोगों को जो है वो एक दूसरे के लिए प्यार किस तरीके से करना चाहिए वो चीज़ बताई जा रही थी, इंसानी जान की कितनी अहमियत होती है ये बताया जा रहा था इन सब में। अपनी अटेंडेंस लगा दें, 3 लोग हैं, 2 की अटेंडेंस आई है सिर्फ। ठीक है, वो बताया जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ टोटली जो है ये जो है वो मजहबी पॉलिसी की तरफ नहीं आ रही है, ये अशोक की सोच के अराउंड घूम रही है। मतलब जो अशोक सोच रहा है, भले वो इस मजहबी तरीके से हो, भले वो जो है वो दुनियावी तरीके से हो, भले वो उसके कोई ऑर्डर्स हों, वो सारा जो है वो अशोक के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ ये देखें, ये पिलर नज़र आ रहा है आपको, मैंने साइड में जो है वो बनाया है, मैसेज में मुझे बता दें। जी मैम, नजर आ रहा है। नज़र आ रहा है। अच्छा, ये थोड़ा डिफाइन किया गया है कि अशोक के पिलर्स कैसे होते थे। देखो, शेर, लॉयंस को यूज़ किया जाता था,
डैफोडिल फ्लावर्स को यूज किया जाता था। एक चक्र होता है, चक्र को यूज किया जाता था। चक्र मीन्स व्हील। व्हील जो है वो अशोक के दौर में ताकत का सिंबल, एक एक का सिंबल देता था कि इतनी सारी लाइन है। जैसे हम व्हील देखते हैं ना, गाड़ी का व्हील हो गया, बाइक का व्हील हो गया, साइकिल का व्हील हो गया, किसी रेड़ी का व्हील हो गया। हम उसमें देखते हैं कि काफ़ी सारी लाइंस होती हैं। उन लाइंस को एक जगह जो है एक जगह किया जाता है और उनको कंबाइन करके छोटे सर्कल को और बड़े सर्कल को उस लाइन से कंबाइन किया जाता है और वो एकजुट हो जाती हैं। और फिर जब वो एकजुट हो जाती हैं तो वो एक करामत चीज़ हो जाती है, जिससे इंसान बड़ी मीलों का रास्ता जो है वो तय कर लेता है बगैर आराम के, बगैर थके हुए। तो चक्र जो है वो ये चक्र है ऊपर, इसको जो है वो ये डिफाइन किया गया है कि ये जो है ये एके का सिंबल है, यकजहती का सिंबल है एक तरीके से। ठीक है, अब ये जो लॉइंस हैं, ये लॉइंस क्या हैं? कभी किसी में हमें 4 लॉइंस नज़र आते हैं इंस्क्रिप्शन में, किसी में हमें 1 लॉइन नज़र आता है, किसी में हमें जो है वो गाय नज़र आती है। ठीक है, बुफेलो नज़र आता है। तो किसी में मतलब हर चीज़ के अलग अलग हैं। जैसे शेर का सिंबल जो है वो ताकत का सिंबल। नॉर्मली जब बादशाह या फिर कोई राजा जो है वो अपनी सल्तनत में शेर लगवाया करते थे, या फिर अपने पास शेर लगवाते थे, या फिर अपने गेट के सामने शेर लगवाते थे, या फिर अपने पिलर्स वगैरह पे शेर लगाते थे, तो इसका मतलब होता था ये ताकत का सिंबल देता है। और जो नया आने वाला है उसके अंदर खौफ की अलामत पैदा करता है ये सिंबल। ठीक है, इसलिए भी इसको यूज किया जाता है ज़्यादा। फिर इसमें हम ये देखेंगे, ये डैफोडिल फ्लावर भी है। नीचे का हम ये देखें तो ये जो फ्लावर है ये एक ठीक है। अब ये फ्लावर भी इनमें ये देखें कि ये फ्लावर क्यों है, तो ये जो है मोहब्बत की तरफ एक निशानी है, जो कि बादशाह की, उसकी आवाम के साथ उसकी मोहब्बत है। उसके लिए जो है आवाम के लिए वो सोचता है, करना चाहता है। तो वो चीज़ें जो हैं इसमें पिलर्स में ये चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। क्या ये समझ में आया? जी मैम, तो मैंने तो पिछली क्लास के हवाले से क्वेश्चन था कि जी जब मैम अशोक ने जब पंजाब के इलाके पर हमला किया था तो उन्होंने जो है अशोक को मतलब मानने से इनकार कर दिया था। और जब उन्होंने तैयार की मैम उस वक्त में हुकूमत किसकी थी? ऐसा करें, मुझे लिख के बताएं चैट में, चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, इसलिए मुझे लिख के बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अशोक की पिक्स को डिफाइन किया गया है। अशोक की पूरी पूरी ये सल्तनत थी, जो कि ये ब्लू लाइंस आप देख रहे हैं, डॉट डॉट लाइन, ये इसकी टेरिटोरीज हैं, बाउंड्रीज हैं, सरहदी इलाके हैं अशोक के। सही, यहाँ पे जो है जो ट्रायंगल में है, ट्रायंगल शेप में है, वो मेजर जो है वो उसकी एपिक्स हैं, मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं। फिर उसके बाद जो है वो सॉरी जो स्क्वायर्स में है वो मेजर रॉक्स हैं, उसके मेजर एपिक्स हैं। और जो ट्रायंगल शेप में है वो आपको नज़र आते हैं पिलर शेप, पिलर्स, पिलर नुमा नज़र आते हैं, जहाँ पे वो पिलर बनाने के बाद उसको नफ्स किया जाता था, वो एपिक्स हैं ये। और जो माइनर छोटी छोटी जो रॉक्स हैं, छोटी छोटी जो एपिक्स हैं, उनकी वो वाइट बॉक्स में आपको नज़र आ रहा होगा, ये उसकी छोटी छोटी जो है वो पिलर्स हैं। ठीक है, सॉरी वो हैं, रॉक्स हैं, छोटे छोटे टीले हैं, जिनको अशोक के जो है वो एपिक्स में कन्वर्ट किया गया है।
आ, इसका सवाल का जवाब मैं दूंगी, मैं नेक्स्ट क्लास में इस सवाल का जवाब दे दूंगी, या फिर आपको जो है वो मैसेज के थ्रू बता दूंगी, ठीक है। लेकिन जो है उन राजा के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, और ये भी कहा जाता है कि अशोक की जो बेगमात में से एक बेगम जो थी वो उन्हीं राजा की बेटी थी। अशोक ने कलिंग की राजकुमारी से शादी की थी। अच्छा, ये एपिक्स के बारे में देखें कुछ। पिलर एपिक्स जो हमें इसकी जो क्वांटिटी मिलती है वो टोटल 7 मिलती है। मेजर रॉक्स के जो हैं, मतलब जो टीलों के बने में वो जो हैं वो 14 से 16 मिलते हैं हमें, ठीक है। और माइनर जो जो छोटी छोटी सी जो हमें इफेक्ट्स मिलती हैं वो जो है वो 6 मिलती हैं। गारी कुतबे भी हमें मिलते हैं, तो वो मेरे तकरीबन 2 हैं, ज़्यादा नहीं है वो कुतबे भी। जहाँ पे अशोक की पैदाइश हुई थी वहाँ पे भी उसने जो है वो कुतबा बनवाया है, ताकि पता चल सके। सही। स्लाइड में यही बताया गया है कि अशोक की धमा पॉलिसी क्या थी। धमा पॉलिसी मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये धमा पॉलिसी एक तरीके से रिलीजियस पॉलिसी है, और धर्मा से निकला है, धर्म से निकला है, और ये धमा कहलाया है। इसमें जो है इस पॉलिसी में सिर्फ मजहबी टीचिंग्स को नहीं देखा जाता, जो बुद्धा की मजहबी टीचिंग्स हैं उन्हीं को नहीं देखा जाता। इंसानों की जान की भी अहमियत रखता है, इकनॉमी की भी अहमियत रखता है, बाउंड्रीज की भी अहमियत रखता है, ठीक है। अशोक ने क्या धर्म के लिए काम किया ये भी मालूम होता है यहाँ पे। लड़ाई ना की जाए, सुकून से रहा जाए, लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, प्यार मोहब्बत एक दूसरे में बर्दाश्त रखी जाए, रिस्पेक्ट की जाए रिलीजन के हवाले से और ज़ात के हवाले से, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है अशोक की पॉलिसी में हमें नज़र आता है। और अशोक की पॉलिसी में हमें क्या नज़र आता है, हमें अशोक की पॉलिसी में और ये नज़र आता है। जी बोलिए अक्सर। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम सबको पता है कि 15 सितंबर से हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैम इस हवाले से मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम अभी तक तो हम लोग यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड भी नहीं हुए, हमारे इनरोलमेंट भी नहीं गए यूनिवर्सिटी वालों के पास, और उन्हें पता भी नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट माइनर्स में लिए हैं स्टूडेंट्स ने, तो मैम हमारे पेपर कैसे ले लेंगे वो लोग। अब इसका आइडिया तो खैर मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये कोविड ना फैला, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फैल सकता है, लेकिन अगर ये ना फैला तो 15 सितंबर से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी। स्कूल नहीं खुलेंगे लेकिन यूनिवर्सिटीज़ यकीनन खुल जाएंगी। उसमें बताया जाएगा कि क्या करना है, और वो जो एक वीक होगा ना आप लोगों का, उस वीक में आप लोगों को बहुत अलर्ट रहना होगा, और उसमें अपने सारे काम कंप्लीट करके आप एग्जाम्स में अपेयरेंस दे सकते हैं। मैम मतलब हमारे माइंड सेटअप तो यही बना हुआ है ना कि हम लोग 15 सितंबर को ही यूनिवर्सिटी जाएंगे और उसी दिन हमारा पहला पेपर होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। देखो, इस बात का तो इल्म मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे भी यही पता है कि पॉसिबिलिटी यही है कि भाई एग्ज़ाम्स के ही डेज़ में यूनिवर्सिटी खुलेगी। जी ठीक। और मैम इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो है हमारा जर्नल हिस्ट्री का पेपर किस टाइप का आएगा, मतलब आप थोड़ा गाइड कर सकती हैं अभी। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में गाइड कर दूँगी। अभी मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक पढ़ा लूँ तो ज़्यादा बेटर है, जी मैम। ठीक है। सही। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कुछ जो हैं वो उसके जो रॉक्स के पिक्स हैं, इंस्क्रिप्शन हैं, उसको डिफाइन कर रही हैं। इस तरीके की जो है वो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, और जो है इस तरीके के। अच्छा,
सिर्फ इंस्क्रिप्शन को सिर्फ धम्मा पॉलिसी के लिए यूज़ नहीं किया गया है, मतलब सिर्फ मज़हब के लिए यूज़ नहीं किया गया। जो अशोक को जो अहकामात अपनी आवाम तक पहुंचाने होते थे, और या फिर वो जो है वो दूसरी ज़बान समझा करते थे, तो अशोक उन्हीं की ज़बान में अपनी पॉलिसी को वहाँ एपिक्स पे मुतारिफ करवाता था, वहाँ लिखवाया जाता था। तो लोग जो भी जितने भी लोग हैं वो पढ़ते चले जाते थे, और बादशाह की जो आवाज़ होती थी वो आवाम तक पहुंच जाती थी। हत्ता कि सिर्फ आवाम तक ही नहीं, लेकिन जो बाहर से आया करते थे उन तक भी इन रॉक्स के ज़रिए जो है वो बादशाह के अहकामात उनको पता चल जाते थे कि बादशाह आया क्या चाहता है। बादशाह ने जो है वो अपनी आवाम तक क्या क्या बातें पहुंचाई हैं, क्या चाहता है अपनी आवाम से, अपनी आवाम उसकी पॉलिसीज़ पे क्या अमल करना है हमें यहाँ पे रह के। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पिलर्स पे लिखी होती थी, जिसमें बादशाह के अहकामात भी हो जाते थे, मजहबी जो है वो मजहबी के हवाले से भी हो जाते थे अहकामात। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे अच्छा, अशोक के दौर में पन्ना इंट्रोड्यूस करवाया था इकोनॉमी में, पन्ना यूज़ किया जाता था। ठीक, अशोक ने फिर अपनी जो है वो सिटी डेवलपमेंट का भी काम किया उसने। उसमें जो है उसने पहले तो ये 4 प्रोविंसेस में अपने एरियाज़ को बांटा गया। ठीक है, जो मौर्य एम्पायर है, मौर्य एम्पायर ने अपने आप को 5 सूबों में तकसीम किया, जिसमें कैपिटल कलिंगा भी बनता है, पाटलिपुत्रा भी बनता है, उज्जैन भी बनता है, ये सारे इलाके बने थे। तक्षशिला भी बनता है। ये सारे इलाके थे जो कि अशोक के कैपिटल आ रहे थे, सूबों के कैपिटल आ रहे थे अशोक के, अशोक के नहीं, मौर्य सल्तनत के बेसिकली। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है हमने ये देखा कि अशोक ने जंगें ख़त्म करने के बाद, तर्क करने के बाद, अशोक ने जो है अपनी पॉलिसी, अच्छा ये एक देखा ये गया है कि हम बात करते हैं कलिंग की वॉर के बाद अशोक की पॉलिसीज़ के बारे में, और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठता है कि अशोक ने जो पॉलिसीज़ ये अपनाई हैं ये कलिंग की वॉर के बाद अपनाई हैं। लेकिन ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिलते कि ये जो है वो कलिंग की वॉर के बाद ही अपनाई हैं। इससे पहले भी हो सकता है कि इससे पहले भी अशोक ने ये सारी पॉलिसीज़ को अपना लिया गया और सिर्फ मजहबी हवाले से उसका दिमाग तब्दील हो गया हो। ठीक है, लेकिन जो है ज़्यादातर लोग ये भी मानने को इनकार करते हैं कि अशोक ने अपने आप को तब्दील कर लिया था। अशोक कहते हैं कि अशोक ने आपको तब्दील नहीं किया था, अशोक ने जो है वो सिर्फ अपनी वॉरियर स्ट्रैटेजीज को तब्दील किया था, बाकी और कुछ नहीं किया था, ये भी कहा जाता है। लेकिन और ये देखते हैं कि मौर्य सल्तनत में जो कि काफ़ी बड़ी सल्तनत है, हम इसका अगर आर्किटेक्चर देखें तो पाटलिपुत्रा का जो आर्किटेक्चर था वो वुडेड था। ठीक है, वुडेड बना हुआ था, मतलब पत्थरों से नहीं बने हुए थे, महलात घर लकड़ियों से बने हुए थे। अच्छा, इसको सेव करने के लिए राजाओं ने एक जो है वो पॉलिसी अपनाई हुई थी पाटलिपुत्रा में। वो पॉलिसी ये थी कि लकड़ी के घर बने हुए थे, महल भी लकड़ी का बना हुआ था। तो उन्होंने पॉलिसी ये अपनाई थी कि अपने घरों के बाहर मटके रखे थे, मटके के ऊपर मटके, मटके के ऊपर मटके, इस तरीके से मटके सजाए गए थे। और उन मटकों में एक एक तरफ मटकों में पानी भरा करते थे और एक तरफ मटकों में मिट्टी भरा करते थे। क्यों? क्योंकि लकड़ी का बना हुआ होता था, तो लकड़ी यकीनन लकड़ी जो है वो आग भी पकड़ सकती है। तो उससे बचने के लिए कि हर शख्स अपने घर के आगे जो है वो ये मर्तबान रखा करते थे, और जो है उनमें
जो है वो मिट्टी और पानी भरा करते थे, और उन घड़ों को उठा के अगर कहीं खुदा ना ख्वास्ता आग लग जाया करती थी तो वहाँ पे मिट्टी और पानी का इस्तेमाल किया जाता था, और मिट्टी और पानी जो है उस आग को दबा देती थी। मैंने बात की थी फाहियान की, जो कि चाइनीज़ जो हैं वो ट्रैवलर थे, और मजहबी रुझान की वजह से, क्योंकि बुद्धा जो है वो हिंदुस्तान में ही ज़्यादातर पाया गया है, और हम उन्हीं की जो है वो यहाँ पे जाए पैदाइश भी मिलती है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान एक गढ़ रहा है हमेशा से, अहद कदीम से, यहाँ पे ट्रैवलर्स का। क्यों? क्योंकि चाइनीज जो है वो बुद्धा को मानते हैं, बुद्धा की पॉलिसीज को मानते हैं, जो कि जिसकी वजह से जो है वो लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं ज़्यादातर। तो फाहियान के बारे में बताते हैं कि फाहियान जो हैं तकरीबन 4th सेंचुरी में आए हैं, और 4th सेंचुरी में जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे इन्होंने ये कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बुद्धा कुछ स्ट्रक्चर जो है इनकी वुडेड स्ट्रक्चर बचा था यहाँ पे, जो उन्होंने यहाँ पे देखा है, जिसकी तस्दीक की है, जो कि पाटलिपुत्रा मॉडर्न पटना है। अब वो ख़त्म हो चुका है, अब उसके आसार हमें नज़र नहीं आते, या फिर हमें आसार नज़र भी आए तो हमें मालूम नहीं चलता, क्योंकि हो सकता है कि भाई जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हज़ारों साल पुरानी बात है, कब्ल मसीह की बात है ये तो इस दौरान कितने मिट्टी के तूफान आए होंगे, कितने पानी के तूफान आए होंगे, कैलकुलेशन जो है हमारी इतनी नहीं है। तो इसमें जो है मिट्टी के तूफानों में दब गया हो सकता है उसका महल, हो सकता है वो एरिया दब गया हो जो कि हमें मिले। अभी हिंदुस्तान में देखा जाए, पूरे बड़े सगीर की बात कर रही हूँ मैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की, तो इंडिया की, तो हिंदुस्तान में देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो अब तक जो है वो सामने ही नहीं आई हैं। ठीक है, बहुत राज छुपे इस सरजमीन में, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रोविंसेस की बात की थी, तो यहाँ पे हमें प्रोविंसेस नज़र आते हैं, जो कि 5 प्रोविंसेस हैं। ठीक है, पाटलिपुत्रा हो गया, और बाकी सारे जो पाटलिपुत्रा उनका जो है वो मेन एरिया था। पाटलिपुत्रा की जो बाउंड्री बनाई थी, अच्छा हमेशा जो ये पहले एरियाज बनाए जाते थे, वो एरियाज की पहले बाउंड्रीज बनाई जाती थी, फिर उसके बाद जो है उनको उनके अंदर आवाम जिस तरीके से भी रहना चाहे रहती थी। यहाँ पे जो बाउंड्री बनाई गई थी पाटलिपुत्रा की, वो भी वुडेड थी, और इसमें जो है कहा यह जाता है जो कि उनके गेट थे वुडेड थे, और वो 64 के करीब वहाँ पे गेट्स हमें पाए गए हैं, वहाँ पे मिलते हैं, जो कि फुल वुडेड हैं, और उनके गेट्स के बाहर जो है जो दरवाजे हैं वो बड़े बड़े दरवाजे लगा करते थे। अच्छा, हमेशा बाउंड्रीज को अपनी ताकतवर बनाया जाता है ताकि बाहर से हमलावर यहाँ पे ना आ सके। ठीक है, या फिर यहाँ पे आए तो हमें पता चल जाए वो कुछ भी करना चाहे थे। सही, ये क्लियर हुआ। मौर्य सल्तनत में हमें आर्किटेक्चर में उनकी पाटलिपुत्रा की सिटी डिज़ाइन मिलता है, जो कि वुडेड था, जो कि डिज़ाइन मैंने अभी आप लोगों को बताया। फिर हमें अशोक के पिलर्स मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे फिर अशोक ने जो है एक और काम करवाया था। अशोक ने अपनी शाहराहों पे जो है वो दरख्त लगवाए थे, और फिर थोड़े थोड़े फासलों पे अशोक ने अपने एरियाज़ में जो है वो कुएँ खुदवाए थे, ताकि आवाम के लिए बड़ा आसान हो पानी का इस्तेमाल करना। फिर अशोक ने जो राहगुज़र, क्योंकि लोग बहुत आया करते थे, टैक्सिला के बारे में मैंने बताया कि टैक्सिला पहले अमाजगा हुआ करती थी, लोग यहाँ पे आते थे और पढ़ते थे, और अशोक के दौर में जो है बुद्धा को बहुत
बुद्धा मजहब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो लोग और लोगों ने भी आना शुरू किया, ट्रैवलर्स ने आना शुरू किया। इनकी ट्रेड बढ़ गई, जो कि इनकी ट्रेड थी। ये जो हैं काम किया करते थे, लकड़ी का काम किया करते थे, स्टोन्स का काम किया करते थे, तो यहाँ पे कॉटन का काम भी हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेड में शामिल होना शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है ट्रेड करते थे तो लोग बाहर से आया करते थे, तो फिर उनके लिए सराय खाने बनवाए गए। सराय खाने क्या होते हैं? सराय खाने वो होते हैं जो कि रास्तों में बनाए जाते हैं। वहाँ पे जो लोग दूर दूर दराज से लोग आते हैं वो वहाँ पे ठहरते हैं। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उनकी जो है उनकी खातिरदारी करते हैं, उनके लिए जो है वो खाना उनको सर्व किया जाता है। ठीक है, फिर अशोक ने अपने ही दौर में जो है हॉस्पिटल्स की हॉस्पिटल्स को बनाया गया, तामीर करवाया गया। अच्छा, अब हॉस्पिटल आवाम के लिए जो है अस्पताल फ्री हुआ करते थे, जो कि निचले तबके के लोग हुआ करते थे, शूद्र और वैश्य जो हुआ करते थे। और जो इनको फंड किया करते थे वो बड़े ब्राह्मण हुआ करते थे, खश्तरी हुआ करते थे, रॉयल लोग हुआ करते थे। वो उन हॉस्पिटल्स को जो है वो फंड दिया करते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जो है अपनी ड्यूटीज देते थे गरीब लोगों के लिए। अब आप यहाँ देखें कि इसने तबकों को ख़त्म तो नहीं कर पाया, लेकिन तबकों के लिए बड़ा रिलीफ दिया है इसने। और इसके दौर में लोगों ने इस रिलैक्सेशन को माना भी है, अपनाया भी है। ठीक है, काम भी किया है आवाम के लिए। तो अशोक का एक ये दौर जो है ना वो बड़ा माना जाता है। यहाँ पे फिर हम ये देखते हैं कि अशोक ने जो है इसके इसके बाद जो है अशोक के जो अशोक के बाद 3 से 4 और रूलर आए। इसके बाद जो है वो अशोक, देखो अशोक की एक जो ताकत जो थी ना, उसकी वॉरियर ताकत थी अशोक। तो लोग हमलावर जो हैं वो खामोश थे उसकी वॉरियर से, उसकी जो है वो गुस्से से, बर्बरियत से। लेकिन जब अशोक ने जंग करने को तर्क कर दिया, पर लोग आवाम जो है तब भी खौफ, क्योंकि अशोक जो है वो पहले अपनी बर्बरियत दिखा चुका है, आवाम उसका गुस्सा देख चुकी थी, उसका क्रोध देख चुकी थी, जिसकी वजह से आवाम खौफजदा थी अशोक से और दूसरे हुक्मरान भी। तो यहाँ पे हुक्मरानों ने, जब तक अशोक जिंदा रहा तब तक यहाँ पे कोई हमला नहीं हुआ। अशोक की पैरवी करते रहे और जो है अच्छी हुकूमत में शामिल रहे। जैसे ही हम देखते हैं अशोक का इंतकाल होता है, लेकिन अशोक की जो हुकूमत है, मौर्य सल्तनत है, अशोक के बाद भी 50 साल तक जो है कायम रही। उसके बाद जो है वो डिक्लाइन का सामना इनको करना पड़ता है और इनकी डिक्लाइन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अशोक के बाद भी अशोक जो हैं अपने जो सन्स हैं और उनके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके जो पोते हैं, उन सबको ये मशवरा दिया जाता है कि मजहबी पॉलिसीज को, मजहबी रुझान को आगे बढ़ाना है, ना कि अवाम को मारते हुए चलना है, ना ही जो है अवाम को कोई नुकसान पहुंचाना है, ना उनके जान और माल को नुकसान पहुंचाना है। उनको देखते हुए आगे बढ़ना है, उनको लेके आगे बढ़ना है। और मजहबी रुझान को, जैसे अशोक ने अपनी बेटी और बेटे को भिक्षु और भिक्षुनी बना दिया था और श्रीलंका की तरफ, किसी को श्रीलंका की तरफ रवाना कर दिया था, किसी को जो है वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ रवाना कर दिया था। तो इस तरीके से अशोक ने अपनी पॉलिसीज को जो है वो चेंज कर दिया था। बादशाह राजा बनाने के वो
गुस्से वाला राजा बनाने के बजाय अपने बच्चों को भिक्षु और भिक्षुणी पे कन्वर्ट कर दिया था, जो कि जो है वो राहिब होते हैं, जो कि मजहबी रुझान लोगों में पैदा करते हैं ना, तब्लीग करते हैं, वो बना दिया था। तो काफी अरसे तक तो इनकी हुकूमत रही, लेकिन उसके बाद जो है इनकी हुकूमत का खात्मा हो गया और अ, शंग की हुकूमत, शंग के खानदान ने जो है इनको रिप्लेस कर दिया था और यहाँ पे इनकी हुकूमत का खात्मा हो गया था। सही है। इसमें कोई क्वेश्चन है? और मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने पहले स्लाइड पे शेयर किया कि प्रश्नों के ऊपर बने हुए हमें कुछ वर्ड मिले हैं, तो मैम क्या हम लोग उन वर्ड को जानने में कामयाब हो गए कि वो लिखा क्या है? मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे लिख के बता दें, लेकिन थोड़ा जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। किसी और को कोई क्वेश्चन है इस दौर में, इस वक्त में? शाहिद, आपको? रिजवान, आरिफ, आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे? आप लोग ऑनलाइन हो क्या, खत्म चले गए वापस? रिजवान, नासिर, शाहिद, आरिफ, इनको मेरी आवाज नहीं जी बिल्कुल, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो जानने में कामयाब हो गए हैं और जो है वो अ, इसको डिकोड करवा दिया गया है। जभी तो हमें मालूम हुआ है कि अशोक के क्या इक़दामात हुआ करते थे, अशोक क्या जो है वो लोगों तक पहुंचाते थे अपने अहकामात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अ, ये डिकोड हैं, ये संस्कृत की ज़बानें हैं और इनको हाँ उस हाल में नहीं है, मॉडर्नाइज हो गई हैं अब, लेकिन पहले के ज़माने हैं, अब मालूम हो गया है, डिकोड हो गई हैं, मालूम हो गया है कि अशोक अपनी आवाम तक क्या अहकाम